Hello, Jitesh. Hello. Yeah, Jitesh Karare from Neral Khanda, right? Yes. So, नेरल में हो आप और आपके अभी 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स भी लगे, तो सबके लिए, अभी मुझे तो आपने पहले बता दिया, लेकिन अभी सबके लिए आप एक बार फिर से बताइए कि आपको आपके 12th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज आए? 91. कितने आए? 91. सो 91% 12th में आए हैं। साइंस में या कॉमर्स में? साइंस में. ओके, तो आपने साइंस में 91%। एग्रीगेट आया है ग्रुप में? नहीं, एग्रीगेट है. एग्रीगेट 91 आया है। अभी एग्रीगेट 91 आया है, तो ग्रुप में कितने आए भाई? 96% है. कितने? 96. अरे इतने अच्छे मार्क्स लाओ, थोड़ा जोर से बोलो। और ग्रुप में 96 आया, तो कौन सा ग्रुप था, पीसीएम या पीसीबी? मेरा तो पीसीएम ग्रुप था. पीसीएम ग्रुप था, ओके। तो आप 96% लाए हो पीसीएम में, तो अब आपके इंडिविजुअल मार्क्स भी मैं सुनना चाहूँगी। आपको फिजिक्स में कितने मिले? 94. 94, ओके। एंड केमिस्ट्री में? 97. ओके, केमिस्ट्री में 97। एंड लास्ट मैथ्स में? 97 मैथ्स में. मैथ्स में भी 97, वाह, बहुत अच्छा स्कोर किया है आपने। आपके परसेंटेज इतने आए हैं, मेरे ख्याल से आप तालुका में सेकंड हो, राइट? Yes. ओके, तो आप आपके एग्रीगेट मार्क्स के हिसाब से करसद तालुका में सेकंड आए हो, और आपके जो ग्रुप वाइज मार्क्स अगर देखो तो मेरे ख्याल से आप करसद तालुका में फर्स्ट हो, अगर आप पीसीएम के मार्क्स देखें तो। ओके, सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस के करसद तालुका में सेकंड, और अगर ग्रुप के मार्क्स देखें तो करसद तालुका में फर्स्ट। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने एफर्ट्स भी थे टीचर्स के, मेरे भी, तो अच्छा लग रहा है। रिजल्ट्स देखने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, आपने जब साइंस लिया था तो साइंस टफ है कि इजी? देखो, जब मैं 10th में था तब हमारे, मतलब अगर हम सिलेबस कंपेयर करें 10th और 12th का, तो बहुत वास्ट है। अगर हम 12th की बात करें तो 16 चैप्टर से पर सब्जेक्ट, वो भी पीसीएम। तो अगर आपको अच्छा गाइडेंस है, अगर आपके पास अच्छा गाइडेंस है, अच्छा आपको टीचर्स मिले, तो आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, टफ ज़्यादा लगेगा नहीं। लेकिन मेरे केस में मुझे अच्छे टीचर्स मिले, मुझे गाइडेंस भी अच्छा था, इसलिए फॉर मी साइंस वाज नॉट वेरी टफ। अभी आप टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली तो ऐसे होता है कि बच्चे ट्यूशंस के लिए जाते हैं और उसके हिसाब से उनको मार्क्स आते हैं। तो आप कौन से ट्यूशन के लिए गए थे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं किए थे। कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं किए थे? तो विदाउट कोचिंग क्लासेस आप तालुका में सेकंड आए हो, और ग्रुप में 96% विदाउट कोचिंग क्लासेस, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप कॉलेज के लिए कहाँ पे जाते थे? कॉलेज में, मतलब मैं नेरल में रहता हूँ, तो नेरल में एक कॉलेज था जहाँ मैंने अपनी स्कूलिंग, मतलब 10th कंप्लीट की थी, एलियस इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, वहाँ पे ही आपने आपका कॉलेज कंप्लीट किया। तो अगर आपने बोला है कि आपने ट्यूशन क्लासेस नहीं लगाए थे या कोचिंग क्लासेस नहीं लगाए थे, तो और आप नेरल में एलियस में कॉलेज के लिए जाते थे, तो आपका पूरा पढ़ाई कैसे हुआ? मतलब जब मैं 10th पास आउट हुआ तो हमारे कॉलेज में एक था गुरुकुल फॉर्मेट करके, न्यूली था 11-12 के लिए। तो डेमो लेक्चर्स थे, मैं 2-3 डेमो लेक्चर्स भी अटेंड किए। और क्या होता है कि एक स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है कि हाँ, डेमो लेक्चर्स अटेंड करते, घर पे जाते, पेरेंट्स से डिस्कस करते, कुछ सोचेंगे, बाद में डिसीजन देते। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मैं 2-3 डेमो लेक्चर्स अटेंड किए, और हाँ, तीसरे डेमो लेक्चर्स में मुझे लगा कि हाँ, गुरुकुल फाइनल। तो मैं घर पे गया, डिस्कस किया पेरेंट्स से थोड़ा। पेरेंट्स भी, मतलब एक रोल होता है पेरेंट्स का भी, कि आपके पेरेंट्स कितना सपोर्टिव है। अभी मेरा एक डिसीजन, अभी मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्यूशन्स का जो होता है कि 12th अगर साइंस के तो ट्यूशन्स चाहिए, और पेरेंट्स का भी ऐसा ही था कि हाँ, तो एक काम कर, एक अच्छा कॉलेज ले, अच्छा ट्यूशन देख। लेकिन नहीं, जो डिसीजन था मेरा गुरुकुल ज्वाइन करने का, वो भी नो कोचिंग, ओनली कॉलेज, तो वो एक तो पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, और मेरा तो डिसीजन था ही। अच्छा, तो आपने जो बिना कोचिंग क्लासेस के सिर्फ कॉलेज के ऊपर रिलाई करके इतने अच्छे परसेंटेज लाए हैं, और आपने वो प्रूव भी करके दिखाया, लेकिन तब आपको, जब अपने 11th स्टैंडर्ड में थे, आपका 10th हो गया था, तब आपको वो बोल्ड डिसीजन नहीं लगा? या बिल्कुल लगा था, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक परसेप्शन है कि हाँ, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है 12th साइंस में, और खास करके एंट्रेंस में, तो आपको अच्छा कोचिंग ज्वाइन करना पड़ता है, प्लस कॉलेज अलग से। अच्छा, तो यहाँ पे आपने वो कुछ नहीं किया? नहीं। तो आपका पूरे दिन का शेड्यूल कैसे था? मतलब आप अगर कोचिंग क्लासेस नहीं जाते थे और फिर सिर्फ कॉलेज आपने अटेंड किया, और आप बोल रहे कि आप गुरुकुल फॉर्मेट से पढ़े हो, तो आपका पूरे दिन का शेड्यूल कैसे रहता था?
शेड्यूल तो मेरे ज़्यादा हेक्टिक नहीं था पहले तो, क्योंकि एक तो कॉलेज मेरे घर के पास है तो ट्रैवलिंग टाइम उतना ही रिड्यूस होता था। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर मेरा ट्रैवलिंग टाइम था टोटल आने जाने का। और अगर हम शेड्यूल की बात करें तो सुबह मेरा एक फिक्स होता है कि हाँ, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में अपने को फॉर्मूला लगते हैं, तो एक तो सुबह का 1 घंटा फॉर्मूला शीट करने का, और 9 to 5 कॉलेज। उसके बाद हाँ मतलब 6 बजे तक अगर मैं कॉलेज मतलब घर पहुंचा तो 1 घंटा मेरा ऐसा था कि हाँ, अगर जो कुछ भी पढ़ा है टीचर्स ने वो एक बार देख लो, रिवाइज करना और एक क्विक रिकैप ले लो। उसके बाद 2 आवर सेल्फ स्टडी, और अगर एग्जाम होते हैं तो और 2 आवर एक्स्ट्रा। ओके, मतलब आपका जो डेली का टाइम शेड्यूल था कॉलेज का वो 9 to 5 था। तो ये जो 9 to 5 का कॉलेज था और आपने सिर्फ कॉलेज को ऑप्ट किया था, तो वो रियली इनफ होता है आपको? मतलब मेरा ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली, आपने तो प्रूव करके ही दिखाया कि इनफ होता ही है और आपके परसेंटेज भी आया है, लेकिन फिर भी बाकी लोगों के लिए एक बार आप बता दीजिए कि सिर्फ कॉलेज का जो सिलेबस था या सिर्फ कॉलेज सिलेक्ट करना वो इनफ होता है आपकी पढ़ाई के लिए? हाँ बिल्कुल, अगर हम 9 to 5 देखेंगे कि हाँ मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 कॉलेज, अगर हम 2 आवर्स ब्रेक होता था हमको, अगर हम 6 आवर्स भी पकड़े तो 5 दिन का ऑलमोस्ट 30 आवर्स होता है। और अगर हम कुछ असाइनमेंट्स या फिर होमवर्क हो तो सैटरडे संडे तो हमको रिलैक्सेशन टाइम होता था, तो उसमें हम कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आपका 9 to 5 कॉलेज होता था और आपको सैटरडे संडे छुट्टी भी मिलता था, मतलब पढ़ाई का पढ़ाई भी हो गया और आपको रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम मिला, मतलब विदाउट प्रेशर आप पूरा आपका पढ़ाई कर पाए। ये तो और ज़्यादा अच्छी बात हुई। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत बार बच्चे जो होते हैं वो 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स उनके जितने होते हैं उससे एक 10 to 15% कम मार्क्स उनको 12th में आता है। ये नॉर्मली ऑब्जर्वेशन है, तो ऐसा क्यों होता है? और आपके बारे में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपने ऑलरेडी 91% लाया है और ऑलमोस्ट 10th के मार्क्स के इधर हो आप, और आपके बारे में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लोगों के बारे में ऐसे क्यों होता है? एक तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो होता है कि फैमिली प्रेशर के वजह से वो गलत स्ट्रीम चूज करते हैं, क्योंकि उनका अगर इंटरेस्ट हाँ अगर बच्चे को 90 आया है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि तू साइंस ले, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर वो फैमिली प्रेशर में साइंस ले तो उसको उसमें इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा, और ये तो फिक्स है कि हाँ मार्क्स तो कम होने वाली है। और सेकेंड है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर वो कॉलेज अगर हम एक बच्चा अगर कॉलेज जाता है, कोचिंग भी जाता है, तो उसका जो ट्रैवलिंग का जो शेड्यूल होता है वो ज़्यादा होता है। अगर हम ट्रैवलिंग आवर्स की बात करें तो वो ज़्यादा है, और जो स्टडी आवर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और ऊपर से शाम को अगर आते हैं तो पूरा डाउन होता है उनका। और अच्छा, अभी आपने बोला कि आपने 2 साल 11th-12th गुरुकुल फॉर्मेट से किया, तो 11th-12th मतलब बाकी के सारे इन जनरल स्टूडेंट कैसे करते हैं कि भाई जून जुलाई में उनका कॉलेज स्टार्ट होता है, फिर अप्रैल में उनका 11th स्टैंडर्ड खत्म होता है, फिर 2 महीने का छुट्टी होता है, फिर अगेन जून से आपका 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है, तो आपका भी सेम था या आपके यहाँ पे कुछ अलग था? जी नहीं, हमारा जो 11th था वो जल्दी खत्म हुआ था, क्योंकि हमको 12th के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिला था। अगर हम बात करें कि हाँ हमको 2 या 3 महीने एक्स्ट्रा एंट्रेंस के लिए मिला था, एंट्रेंस की पढ़ाई के लिए, और लास्ट का 1 मंथ था कि हाँ मतलब बोर्ड्स के लिए हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ऊपर से प्रीलिम्स और टेस्ट, उसके लिए भी हम उसके लिए मतलब इनफ टाइम था। अच्छा, 11th स्टैंडर्ड जल्दी खत्म हुआ था, मतलब कब खत्म हुआ? मतलब अगर हम देखें कि हाँ दिसंबर तक हमारा खत्म हुआ था और जनवरी फेब तक हमारा 12 चालू हुआ था। ओके, तो फिर 11th स्टैंडर्ड जल्दी खत्म करना या 11th स्टैंडर्ड का पढ़ाई अर्ली खत्म करना, ये कितना प्रॉफिटेबल है स्टूडेंट्स के लिए या कितना फायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के हिसाब से? हाँ, अगर हम देखेंगे कि 12th का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, और उसको कंप्लीट करने के लिए एक तो अपने को टाइम ज़्यादा लगता है, तो उस जो एक्स्ट्रा टाइम हमारा बचा 11th कंप्लीट करने के बाद वो हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, और एंट्रेंस और टेस्ट के लिए भी हमको ज़्यादा टाइम मिला। ओके, मतलब ओवरऑल पूरा आपका जो गुरुकुल सिस्टम है एलएएस में, वो आपका पूरा शेड्यूल 2 साल का बना के आपको देते हैं, तो आपका स्कोरिंग के लिए इजी जाता है, और वो आपने ऑलरेडी प्रूव भी कर लिया। और एक चीज़ आपके तो मार्क्स ये बोल रहे हैं कि मे बी आपको सारे सब्जेक्ट्स इजी लगेंगे, लेकिन फिर भी आपका टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? अगर हम टफेस्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हाँ केमिस्ट्री और मैथ्स तो मेरे लिए इजी था। फिजिक्स थोड़ा टफ लगता था, मतलब पूरा फिजिक्स नहीं, कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, तो क्योंकि
अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम इमेजिन थोड़ी कर सकते, प्रैक्टिकल थोड़ी कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो उसको आपको इमेजिन करके चलना पड़ता है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे कि हाँ मतलब लेकिन फाइनल टीचर्स ने गाइड किया हाउ टू गो थ्रू इट, और मतलब विद इन एंड की इजी लगा थोड़ा। और फेवरेट सब्जेक्ट? फिर मैथ्स। ओके, आपने मैथ्स में मार्क्स भी आए मेरे ख्याल से 97 आए हैं। ओके, और एक चीज़, अभी तो हम इंटरव्यू ले रहे हैं, वो चलेगा भी, लेकिन एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं। रैपिड फायर मतलब आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आपको बिना सोचे उसका झट से जवाब देना है। स्टार्ट करें? ओके, चलो स्टार्ट। यस। फेवरेट टीचर? संकेत सर, सूरज सर? सूरज सर। टफेस्ट सब्जेक्ट? फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 1? केमिस्ट्री 1। Easiest subject? Chemistry 2, Maths 2? Maths 2. सूरज सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और EMI? EMI. नेहा मैम, IT और मैथ्स? IT. Easy scoring? इंग्लिश और ज्योग्राफी? Geography. Then प्रेम सर, थर्मोडायनेमिक्स और सॉलिड स्टेट? Solid state. सूरज सर, केमिस्ट्री रिएक्शंस, डिफिकल्ट और सुपर इजी? Of course, super easy. और गुरुकुल लर्निंग सिस्टम, हार्डवेयर और स्मार्ट वे? Smart. गुड। तो रैपिड फायर में तो आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। और एक चीज़, नॉर्मली बच्चे जो होता है ना, वो पढ़ाई करने के टाइम पे प्रिंटेड नोट्स के पीछे भागते हैं कि मैं कौन से पब्लिकेशंस के नोट्स लूँ, कौन से ज़्यादा अच्छे होते हैं, गाइड लूँ या नोट से पढ़ूँ। ये सब बच्चों के लिए कन्फ्यूजन होता है। तो आपके हिसाब से क्या प्रेफर करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ से लर्निंग करनी चाहिए? अगर नोट्स की बात करेंगे तो हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट। और अगर हम मतलब मैं जहाँ पढ़ता था गुरुकुल, वहाँ के जो टीचर जो नोट्स देते थे, एक तो सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि अगर हम प्रिंटेड नोट्स को रिफर करेंगे तो मतलब एक तो डिफिकल्ट लैंग्वेज है, नोटेशंस बहुत मतलब टेक्स्ट बुक और उसके नोटेशंस एक तो अलग है। और एक होता है कि मतलब टेक्स्ट बुक में एक तो मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखा है, ऐसे नहीं कि मतलब सब कुछ स्प्लिट करके रखा है, आप इजीली एक चीज़ को कर सकते हो। अगर एक टॉपिक आता है तो उसके बाद मतलब मिक्स होता है सब कुछ ऑलमोस्ट। लेकिन अगर हम हैंड रिटन नोट्स की बात करेंगे तो एक तो आप वो नोट्स अगर खुद बनाए तो वो अच्छा है, क्योंकि आप जब नोट्स बनाते हो तो आपको मिस्टेक्स याद आती है कि हाँ मतलब एग्जाम में जो मिस्टेक करनी थी आप वहाँ पे करते, तो अच्छी बात है क्योंकि हम उसको वहाँ करेक्ट कर सकते हैं। और हैंड रिटन नोट्स मतलब और एक है कि आपको मेंटेन करना है हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि अगर कल आपका एग्जाम है और आप फ़ोन करके नोट्स मांगोगे किसी से तो आपका पेपर डिफिकल्टी जाने वाला है। मतलब आपके जो मार्क्स है उसके मार्क्स के पीछे, स्कोरिंग के पीछे का राज ये है कि आपने आपके खुद के नोट्स बनाए और आपके टीचर्स ने आपको उनके खुद के नोट्स दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स, जिसकी वजह से आपको लैंग्वेज इजी लगा, आंसर्स ज़्यादा बाय हार्ट करने नहीं पड़े और कंसेप्ट के हिसाब से आप आंसर्स खुद के लिख पाए, और इसकी वजह से आपको इतने अच्छे मार्क्स आए। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो मतलब टीचर जो नोट्स प्रोवाइड करते थे, वहाँ पे बहुत सारे हम बोलते हैं शॉर्टकट्स, चीट कोड्स, हम मतलब मॉडर्न लैंग्वेज हम चीट कोड्स बोलते हैं, वैसे भी था। मतलब अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो एक क्लाउड करके हमारे पास मतलब सूरज सर पढ़ाते तो हम क्लाउड बनाते हैं, उसमें मतलब एक रिएक्शन है, अगर डिफिकल्ट रिएक्शन है तो हम उसकी समरी लिखते हैं या फिर उसको कैसे याद रखना है वो लिखते हैं, क्योंकि सर एक ही बात बोलते हैं, क्योंकि अगर हम नोट्स प्रीफर किया तो हज़ारों रिएक्शंस है, तो रिएक्शंस आप हज़ारों रिएक्शन प्रैक्टिस करने से अच्छा अगर आप एक रिएक्शन अच्छे से पढ़ो, उसके पीछे लॉजिक बिल्डअप करो कि क्या हो रहा है रिएक्शन में, तो आप इजीली आपको सब्जेक्ट कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, मतलब आपके टीचर्स ने बहुत हेल्प किया है आपकी। तो आपके टीचर से कही हुई ऐसी कोई बात या कोई चीज़ जिससे आप इंस्पायर हुए या जिसका आपकी लाइफ में बहुत कुछ अफेक्ट हुआ या पॉजिटिव अफेक्ट हुआ, ऐसी कोई चीज़? देखो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए आपको गुरुकुल में आना पड़ेगा। मतलब ऐसे बहुत सारे लाइन्स है जिसके बेसिस पे मैंने 11th कंप्लीट की है। और 12th में जो मोटिवेशन लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के 11th में कम मार्क्स आते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो मोटिवेटिंग लाइन्स भी होते हैं। लाइन्स तो मेरे भी याद नहीं है, लेकिन हाँ एक डायलॉग था संकेत सर का, मतलब एक डेरिवेशन हम जब करते हैं तो रिजोल्यूशन करना पड़ता है, तो अगर हम वेलोसिटी को रिजोल्व करते हैं तो 2 कंपोनेंट्स बनते हैं। तो सर ने एक बार मजाक में कह दिया कि हाँ कुत्ते का बच्चा कुत्ता, मतलब कि अगर हम वेलोसिटी को रिजोल्व करें तो वेलोसिटी आएगा, इसलिए कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है।
अच्छा, ऐसे सर मतलब ने- वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी वेलोसिटी आता है। ओके गुड, अच्छी बात है। आपको याद रखने के लिए जो भी है, जो भी किया है सर ने बहुत अच्छा ही किया रहेगा, क्योंकि आपके मार्क्स वो बोल रहे हैं। और आप जैसे बोल रहे कि आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट था फिजिक्स, लेकिन आपके मार्क्स वो नहीं बोलते, यानी कि आपको बहुत अच्छे मेंटर्स मिले जो उन्होंने आपसे ये सब करवाया। आपने बाहर से किसी से मदद ली थी या सिर्फ पूरा कॉलेज के? नहीं, बाहर से मेरी कोई मदद तो नहीं ली। हाँ, सिर्फ अगर हम क्वेश्चन पेपर्स की बात करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, वो सिर्फ मैंने मोबाइल से देखे बस, और कुछ बस बाकी कुछ नहीं, मतलब सारे के सारे जो बात से वो Yes, आपके college कॉलेज के की basis बदौलत पे, है। yes. ओके गुड। जब बोल रहे हो कि आप पूरा दिन कॉलेज में रहते थे, 95 आपका कॉलेज था, आपने इतना अच्छा पढ़ाई भी किया, आपके इतने अच्छे मार्क्स आए, तो मतलब आपके कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की पढ़ाई होता था या उसके साथ कुछ एक्टिविटीज भी होते थे, कुछ कॉलेज लाइफ भी आपने एंजॉय किया? जो सर ने हमें एक ही बात, सूरज सर थे हमारे, उन्होंने एक ही बात बताई थी कि हाँ, पढ़ाई भी करो लेकिन इंजॉय भी करो, क्योंकि लाइफ में अगर सिर्फ पढ़ाई 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 करोगे तो मतलब आपको रिलैक्सेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आपका ब्रेन सिर्फ स्टडी में ही लग रहा है। तो मतलब अगर हम देखेंगे 9 to 5 में हमारा 2 घंटे का ब्रेक होता था टोटल मिला के, तो मतलब अब हमारा फ्रेंड सर्कल जो था, मतलब हम चेस खेलते थे, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर वॉलीबॉल, मतलब स्पोर्ट्स थे। और 11 में भी हमारा एक स्पोर्ट्स डे था। फिर अगर हम देखें कि ट्रेडिशनल डे, टीचर्स डे, और एक था कि हम तो जूनियर्स के लिए हमने एक चेस टूर्नामेंट भी अरेंज किया था। अच्छा, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की पढ़ाई नहीं की है, उसके साथ साथ आपका कॉलेज लाइफ भी एंजॉय किया, और उसको करके भी आपने इतने अच्छे परसेंटेज लाए हैं। लाइक आप करजत तालुका में सेकंड हो और अपने पीसीएम में 96% लाए। लाइक ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और सच में आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिले, आप बहुत अच्छा गाइडेंस मिला, आपने बहुत अच्छा कॉलेज चूज़ किया। ये जो आने वाले बच्चे रहेंगे अपने, उनको आप क्या एडवाइस करोगे? तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि हाँ, अगर मतलब कोई भी कॉलेज में आओ, लेकिन आपका जो अटेंडेंस है वो मेंटेन करो। क्योंकि अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मतलब मैं एक दिन आई थिंक मैं एब्सेंट था, और सूरज सर ने एक चैप्टर सिखाया था ईथर्स। तो उसका जो मतलब बेसिक्स थे कि हाँ IUPAC नेम्स, स्ट्रक्चर्स कैसे लिखते हैं, तो वो मेरा स्किप हो गया था। और मतलब आई थिंक 2-3 रिएक्शंस भी स्किप हो गए थे। मैंने फ्रेंड से पूछा भी कि कैसे होता है, उन्होंने बताया। लेकिन एग्ज़ाम में वो एक क्वेश्चन आया था और मैंने लिख दिया आंसर, लेकिन और सर ने उसको मार्क्स काटा था, रॉन्ग भी किया था। तो मैं मतलब अभी मेरे हिसाब से तो राइट ही था, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। तो मैं सर के पास गया, सर से डिस्कस किया, तो सर ने बताया कि ऐसा नहीं होता। मतलब एक क्वेश्चन अगर ले हो तो कंटिन्यूस इथरिफिकेशन नाम का एक होता है, उसमें था, मतलब वो क्वेश्चन था। अभी मैंने क्या किया, मैंने मिक्स्ड ईथर, मतलब एक मिक्स्ड ईथर का मैंने रिएक्शन लिखा था, लेकिन सर बोले कि ये सिर्फ सिंपल ईथर्स को अप्लाई होता है, क्योंकि मैं एब्सेंट था तो मेरे को ये पता नहीं था। अच्छा, मतलब अगर आपको स्कोर करना है तो रोज आना, हर yes. स्कूल में, कॉलेज में अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि नॉर्मली कैसे होता है ना कि पेरेंट्स को लगता है कि भाई मेरा बच्चा 1 दिन एब्सेंट है या 2 दिन एब्सेंट है, तो ये 1 या 2 दिन का बात नहीं होता। जो 1 या 2 दिन में जितना भी पढ़ाई होता है ना, वो सारा का सारा वो मिस कर देता है। और मे भी आपकी तरह उसको फाइनल एग्जाम में भी, अभी आपको प्रीलिम में क्वेश्चन आया तो आपने वो रेक्टिफाई कर लिया, अगर फाइनल एग्जाम्स में आते तो 97 नहीं आते। yes. तो ये आपका अटेंडेंस रोज का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये बहुत अच्छी बात है बाकी के बच्चों को समझने के लिए। और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, और इतने परसेंटेज मिलने के बावजूद भी आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आए टाइम निकाल के स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिला, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू, और आपके आगे की लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।